हेलो एवरीवन, मैं हूं आपके साथ शालिनी कपूर तिवारी। आप देख रहे हैं एसकेटी पॉडकास्ट। चिंतामणि एसकेटी और टेक ऑफ विद एसकेटी के जो लंबे पॉडकास्ट होते हैं उनकी छोटी क्लिप्स आपको इस चैनल में देखने को मिलेगी। कई बार आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं होता है और ऐसे में लंबे वीडियोस देख पाना पॉसिबल नहीं होता है, इसीलिए यहाँ आपको चिंतामणि एसकेटी और टेक ऑफ विद एसकेटी की छोटी छोटी क्लिप्स मिलने वाली हैं। तो कम समय में पूरी इंफॉर्मेशन के लिए फटाफट से हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करो। जो आक्रोश है, विद्रोह है, पाकिस्तान में होने वाला है क्या? यहाँ पर करप्शन भी है, जॉब की भी इश्यूज हैं, बाकी सारी प्रॉब्लम्स भी हैं। यहाँ पर सभी जानते हैं कि गवर्नमेंट पब्लिक नहीं लाती और ना ही पब्लिक हटाती है। पाकिस्तान में भी क्या सोशल मीडिया निगरानी में है, बैन है? ट्विटर बैन किया गया था क्योंकि ट्विटर से ये बहुत घबराते हैं। 40 लाख से ज्यादा नागरिक पाकिस्तान के, जिसमें पत्रकार भी हैं, राजनेता भी हैं, आम नागरिक भी हैं, वो सभी फिलहाल सर्विलांस पे हैं। सरकार ऐसा कुछ करना चाह रही है, बल्कि कुछ चाइना मॉडल टाइप की चीज़ें भी यहाँ पर करने की कोशिश की जा रही हैं, जिससे कि सोशल मीडिया कंट्रोल हो पाए, लोगों के मोबाइल्स जो हैं वो टैप किए जा सकें। ऑपरेशन सिंदूर की ऐसी कौन सी सच्चाई आपने पाकिस्तानियों को बताई थी? ऐसा कौन सा आईना आपने अपनी सरकार को दिखाया था? क्या सरकार इतनी नाकाम है कि आतंकवादी के एनजीओ की मदद ली जा रही है? डीडी बख्शी साहब ने उसमें कहा कि इतना तो तेल का भंडार भी नहीं है जितना जाकर के अमेरिका को बेच आया। चाइना को भी हमने यही चूना लगा के रखा है कि जी हम वहाँ से आपको मिनरल्स मिल जाएंगे और ऑयल मिल जाएगा, और सेम वही चीज़ जो है वो अमेरिका के साथ भी हो रही है। पाकिस्तान 5 टुकड़ों में बंटेगा। कितना आक्रोश! इन्होंने 71 से कुछ नहीं सीखा। अगर सीखा होता तो इस वक्त ये बलूचिस्तान की हालत ना होती, केपीके की हालत ना होती, सिंध की हालत ना होती, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा ही है। इस वक्त तो आज़ाद कश्मीर या पीओके जिसे आप लोग कहते हैं, वहाँ पर भी मुसलसल प्रोटेस्ट चल रहे हैं। आप लोग क्या जनता के गुस्से को भाप पाने में क्या सही और सटीक बैठ रहे हैं? इतना कुछ होने पे तो कीड़े मकोड़े भी बाहर आ जाते हैं, लेकिन पाकिस्तानी बाहर नहीं आते। तो क्या आपको लगता है कि ये पाकिस्तान की एक बड़ी हार है एससीओ समिट में? कब तक आप बचाते रहेंगे अपने यहाँ रखे हुए लोगों को, या उनको जिनको मैं अक्सर अनमोल रतन कहती हूँ? पाकिस्तान में खाने के लिए आटा भी नहीं है लोगों के पास। जिस कीमत पे मिल रही है, जो प्राइस है, वो डेफिनेटली ऐसी है जो पब्लिक अफोर्ड नहीं कर पा रही। आटा क्या भाव मिल रहा है? दाल क्या भाव मिल रही है वहाँ पे? चीनी की बात करूँ तो चीनी भी जो है वो 200 से ऊपर जा चुकी है उसकी प्राइस, यानी पर केजी। आपको भी क्या खरीद के पानी पीना पड़ रहा है? हाँ, मेरे घर में खरीद के आता है पानी। 900 की ये बॉटल्स पड़ती हैं। बिजली कितनी आती है आपके घर का, पहले आप बताएं। जो बिजली का बिल आता है मेरा, वो तकरीबन 55,000 के करीब आता है। क्या एक बार फिर से पाकिस्तान में तख्ता पलट तो नहीं हो जाएगा? हेलो एवरीवन, अपनी कुर्सी की पेठी बांध लीजिए क्योंकि आप देखना शुरू कर चुके हैं टेक ऑफ विद एसकेटी। एसकेटी यानी कि मैं शालिनी कपूर तिवारी। भारत के जितने भी पड़ोसी देश हैं वहां उथल पुथल मची हुई है। नेपाल में क्या हुआ वो सबने देखा, लेकिन अब इन सब के बीच बड़ा सवाल ये खड़ा हो रहा है कि अगला नेपाल पाकिस्तान तो नहीं होने जा रहा है। मतलब हालात नेपाल जैसी क्या पाकिस्तान में भी तो नहीं बनने जा रहे हैं? अमेरिका और पाकिस्तान के जो रिश्ते हैं, जिनमें बड़ी घनिष्ठता और नजदीकी बीते कुछ समय में हमने देखी है, वो रिश्ता क्या कहलाता है? भारत का चाइना के करीब जाना क्या पाकिस्तान को रास आ रहा है? बाढ़ की चपेट में पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा इलाका है, वहां स्थिति क्या है? इन सभी बातों पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ आज पाकिस्तान से मेहमान जुड़ी हुई हैं। टेक ऑफ विद एसकेटी में आप पहली बार उन्हें देख रहे हैं। अपने मेहमान का स्वागत हम हमेशा बोर्डिंग पास दे के करते हैं, लेकिन ये जो दूरी बॉर्डर वाली है, हमें वर्चुअली बोर्डिंग पास देना होगा। तो चलिए फटाफट से वेलकम कर लेते हैं। पाकिस्तान से सीनियर जर्नलिस्ट आरजू मेरे साथ इस वक्त जुड़ी हुई हैं। वेलकम आरजू, और सबसे पहले बोर्डिंग पास प्लीज आप वर्चुअली एक्सेप्ट कीजिए मेरा। थैंक यू सो मच कि आपने इनवाइट किया, और बिल्कुल मैंने आपका बोर्डिंग पास जो है वो बिल्कुल एक्सेप्ट किया है। थैंक यू सो मच। थैंक यू आरजू। वैसे तो हम एक दूसरे मुल्क में जाना, एक दूसरे के साथ खेलना, बातचीत करना, तलखियां इतनी बढ़ गई हैं कि वो एक्सेप्ट हो नहीं पा रहा है, लेकिन हालचाल पाकिस्तान का आपके जरिए
आज मेरे व्यूवर्स को मिलने वाला है। सबसे पहली बात तो मैं आरजू आपसे यही पूछना चाहती हूँ, क्योंकि देखिए नेपाल में जो भी हुआ जेनजी आंदोलन जिसे हम कह रहे हैं, अब जेनजी भड़का क्यों? वहां भ्रष्टाचार है, वही स्थिति पाकिस्तान में है। रोजगार नहीं है, लगभग वही स्थिति पाकिस्तान में दिखाई देती है। लोग नाराज हैं सरकार से, वो हालात भी पाकिस्तान में दिखाई देते हैं। तो क्या इन दोनों ही सिनारियों को अगर मैं कंपेयर करूं तो अगला जो आक्रोश है, विद्रोह है, पाकिस्तान में होने वाला है क्या? देखिए, ये सारी प्रॉब्लम्स तो पाकिस्तान में हैं डेफिनेटली, जहाँ पर करप्शन भी है, जॉब की भी इश्यूज हैं, बाकी सारी प्रॉब्लम्स भी हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि पब्लिक इस तरह से बाहर आएगी जैसे नेपाल में बाहर आई है। क्योंकि यहाँ पर आपने देखा ही है कि अभी तक हम 9 मई, जिसमें कि GHQ पे और कई जगह पर अटैक हुए थे, और जो पब्लिक ने किया था, इमरान खान के सपोर्टर्स थे, वो अभी तक अपनी सजाएं भुगत रहे हैं। उनको कहीं ना कहीं अरेस्ट किया जा रहा है और कोर्ट के जरिए किसी को 5 साल, किसी को 10 साल की सजा सुनाई जा रही है। तो पाकिस्तान की पब्लिक इस तरह से बाहर नहीं आएगी। वैसे आई तो पहले भी कभी नहीं है, लेकिन अभी भी मुझे ऐसा लगता है कि इतनी हिम्मत नहीं हो पाएगी। ठीक है, ये सारी प्रॉब्लम्स हैं, लोग सोशल मीडिया के हद तक तो बात कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ पाकिस्तान में ही नहीं। वो तो अगर मैं सोशल मीडिया की बात करूं तो वहां पर तो कुछ मुझे इंडियंस भी दिखे जो कि शायद कांग्रेस सपोर्टर्स थे या क्या थे, तो उन्होंने हर जगह की ही बात लिखी थी, भारत की भी लिखी थी। लेकिन ये कि पाकिस्तान में हमने ऐसा कभी देखा नहीं कि लोग बाहर आए हों। हाँ, बहुत पहले, कई साल पहले शायद, जब लोड शेडिंग वगैरह बहुत ज्यादा हुआ करती थी, तब लोग बाहर आते हैं। लेकिन गवर्नमेंट हटाने के लिए, गवर्नमेंट गिराने के लिए या चेंज करने के लिए कभी बाहर नहीं आई, क्योंकि यहाँ पर सभी जानते हैं कि गवर्नमेंट पब्लिक नहीं लाती और ना ही पब्लिक हटाती है। और यहाँ पर आपको मालूम है कि जो मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट है वो इतनी स्ट्रांग है कि वही गवर्नमेंट लाती ले जाती है। उसमें लोगों का कोई रोल होता नहीं है। शायद इस वजह से ये लोग सोचते हैं कि कोई फायदा नहीं है बाहर निकलने का। इसे आप पाकिस्तान के फेवर में मानती हैं, हित में मानती हैं, या ये अहित है? अगर नेपाल जैसा आक्रोश वहां के युवाओं में, जेनजी में दिखाई दे और वो सड़कों पर आए और वो सरकार बनाए बजाय फौज के, ये क्या पाकिस्तान के फेवर में होगा, हित में होगा? डेफिनेटली पाकिस्तान के फेवर में होगा, अगर पब्लिक जो है वो अपने वोट के जरिए या वो अपनी बात के जरिए गवर्नमेंट को लाए, या गवर्नमेंट अगर काम ना करे और उनके हिसाब से ना चले तो गवर्नमेंट को हटाने के लिए अगर प्रोटेस्ट करे और उसका ऊपर रिजल्ट भी आए, तो डेफिनेटली ये पाकिस्तान के फेवर में होगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा होता नहीं है। ना तो यहाँ पे वोट का कोई मतलब है, ना इलेक्शन का कोई मतलब है। इसलिए कि आपने देखा ही होगा कि जब नवाज शरीफ साहब के पास मैंडेट था तो उस वक्त इमरान खान प्राइम मिनिस्टर थे, और जब इमरान खान के पास मैंडेट आया तो शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर हैं। तो इसका साफ और क्लियर मतलब तो यही है कि वोट की कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, लोगों की बात की कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। और जो मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट है वो जिसको लाना चाहेगी उसी को लाएगी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैंडेट किसके पास है। मैं एक चीज और आरजू आपसे समझना चाहती हूँ कि पाकिस्तान में भी क्या सोशल मीडिया निगरानी में है, बैन है? क्योंकि हम नेपाल में ये देखते हैं कि एक बहुत बड़ी वजह लोगों के विद्रोह की, सड़क पर आने की, सोशल मीडिया बैन था। पहले वो आवाज सोशल मीडिया पर उठ रही थी, जब बैन कर दिया गया तो लोग सड़कों पर आ गए। क्या इसी तरह की पाबंदी या निगरानी पाकिस्तान में भी है, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, इन सब के ऊपर? देखिए, पहले तो था, पहले जो कह लीजिए ट्विटर वगैरह है वो बैन था पाकिस्तान में। लेकिन जब से ये ऑपरेशन सिंदूर हुआ, उससे पहले या उससे कुछ ही अरसे बाद जो है वो गवर्नमेंट ने ये पाबंदी हटा ली और वो जो ब्लॉक किया गया था वो हटा दिया गया। और उसके बाद से अभी तक ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन उसमें भी यूट्यूब या बाकी इंस्टा वगैरह के ऊपर कुछ नहीं था, सिर्फ ट्विटर बैन किया गया था। क्योंकि ट्विटर से ये बहुत घबराते हैं, वहां पर इमरान खान के सपोर्टर्स बहुत ज्यादा आते हैं। और उसके बाद वो ना सिर्फ ये कि इस वक्त की गवर्नमेंट को, बल्कि फौज को भी इनका जो मन करता है वो बात करते हैं। और शायद अगर मैं कहूँ, इमरान खान की पार्टी या इमरान खान के सपोर्टर्स को जितना अच्छा सोशल मीडिया इस्तेमाल करना आता है वो पाकिस्तान में किसी भी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी को नहीं आता। उनको मालूम है कि किस तरह से लोगों से बात करनी है, किस तरह से लोगों को अपने साथ करना है। और इमरान खान जो प्राइम मिनिस्टर बने या
मीडिया पॉपुलर हुए वो भी सोशल मीडिया की वजह से ही हुए। तो जाहिर है कि इससे घबरा गए ये लोग और इन्होंने ब्लॉक कर दिया था। लेकिन जब से ये ऑपरेशन सिंदूर हुआ है उसके कुछ दिन पहले, बल्कि पहलगाम के अटैक के बाद जो है यहाँ पर सोशल मीडिया बैन हटा दिया गया था। और जाहिर है कि उसकी एक रीज़न ये भी थी कि जो इनके अपने जो गवर्नमेंट के और एस्टेब्लिशमेंट के अपने लोग जो कि सोशल मीडिया पर एक्टिव थे, उनकी बात दुनिया तक जा सके, इसलिए भी हटाया गया था। और उसके बाद सभी ने देखा कि बहुत तेजी के साथ ट्वीट्स की गई, बहुत तेजी के साथ बात की गई, और इसलिए अभी तक तो फिलहाल इन्होंने सोशल मीडिया बैन नहीं लगा रखा। ये जरूर है कि तरह तरह के लॉज लाते रहते हैं कि अगर किसी ने कोई बात की या इस तरह से कुछ कहा तो उसके ऊपर ये केस कर देंगे, वो कर देंगे। कई लोगों को अरेस्ट भी किया है, लेकिन उससे ज्यादा नहीं। तो ये मैं कहूंगी फिर तो ये एक अच्छी बात हुई ना कि ये ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान में कम से कम जो लोग हैं उन्हें ये फ्रीडम मिल गया कि वो सोशल मीडिया के ऊपर अब एक्टिव हो पाएंगे। एग्जैक्टली हमें तो ये लग रहा है, हम तो डर भी रहते कि ऐसा ना हो कि इस सारे लड़ाई झगड़े के बाद ये दोबारा से सोशल मीडिया बैन ना हो जाए, जो कि अच्छा हुआ कि नहीं हुआ है अभी तक। अच्छा, एक चीज और मैं आरजू आपसे समझना चाहूंगी, क्योंकि एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट शैडोज ऑफ कंट्रोल ये कहती है, जो मैं पढ़ रही थी, उसमें ये बताया गया कि 40 लाख से ज्यादा नागरिक पाकिस्तान के, जिसमें पत्रकार भी हैं, राजनेता भी हैं, आम नागरिक भी हैं, वो सभी फिलहाल सर्विलांस पे हैं। उनका फोन हो गया, सोशल मीडिया अकाउंट हो गया, डिजिटल डेटा उनका जो भी है वो निगरानी में रखा जा रहा है। और ये मैं इसमें समझना चाहती हूँ कि इसमें सच्चाई पहले तो कितनी है? क्या पाकिस्तानी सरकार अपने लोगों के ऊपर भी भरोसा नहीं कर रही है? 40 लाख बहुत बड़ा अमाउंट होता है। बिल्कुल ऐसा ही है। ये रिपोर्ट और ये न्यूज़ हम लोगों ने भी देखी है, और इसके बारे में पहले भी बात की जा रही थी कि सरकार ऐसा कुछ करना चाह रही है, बल्कि कुछ चाइना मॉडल टाइप की चीज़ें भी यहाँ पर करने की कोशिश की जा रही हैं, जिससे कि सोशल मीडिया कंट्रोल हो पाए, लोगों के मोबाइल्स जो हैं वो टैप किए जा सकें या उनकी रिकॉर्डिंग रखी जा सके। और ये पहले भी होता रहा, इमरान खान के टाइम पर भी यही सब कुछ हो रहा था, और इस वक्त भी यही सब कुछ कर रहे हैं। तो जाहिर है कि इसका मतलब ये है कि गवर्नमेंट चेंज होने से कुछ नहीं हो रहा। ये जो लोग कर रहे हैं वो कहीं और ही बैठे हैं, वो गवर्नमेंट का हिस्सा नहीं है, या कह लीजिए गवर्नमेंट चलाते जरूर है लेकिन वो गवर्नमेंट के लोग नहीं है। लेकिन यहाँ पर जाहिर इनको किस बात का डर है पता नहीं, लेकिन अपने ही लोगों से घबराहट जो है वो साफ जाहिर है। और सोशल मीडिया की वजह से बहुत चेंज आया है, लोग बात करने लगे। पहले हम लोग 4-6 लोग थे जो यूट्यूब पर या कह लीजिए इंडियन टीवी पे या कहीं पर बात करते थे, तो लोग बड़े हैरान होते थे कि ये लोग कैसे बात कर लेते हैं पाकिस्तान में बैठकर, और ये क्या बात कर रहे हैं, क्योंकि इससे पहले तो कभी ऐसे लोग देखे नहीं थे इंडियन टीवी पे जो गलत को गलत और सही को सही कहें। लेकिन अब सोशल मीडिया की वजह से बहुत लोगों में हिम्मत आई है, लोग बात करने लगे, लोग बढ़ बढ़ के ऐसी चीजें बात करने लगे जो हमने भी पहले नहीं सुनी थी। तो इसलिए इस वक्त ये एक बहुत बड़ा चैलेंज बन चुका है पाकिस्तान की स्टैब्लिशमेंट और पाकिस्तान की गवर्नमेंट के लिए कि वो सोशल मीडिया को कैसे कंट्रोल करे। शायद इसी वजह से इस किस्म की चीज़ें हो रही हैं कि कभी रिकॉर्डिंग करते हैं और कभी कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। ये चीज़ यहाँ पर चल रही है काफ़ी अरसे से। कभी आपको लगा आरजू कि आपका भी फोन टैप किया जा सकता है, आपके ऊपर भी निगरानी रखी जा रही हो? क्योंकि खासकर पाकिस्तान के जो भी हालात है वो जितना खुल करके आप बोलती हैं, मुझे लगता है उतनी हिम्मत पाकिस्तान में दूसरे जर्नलिस्ट के पास नहीं है। ज्यादातर लोग तो अपनी सरकार का साथ देते हैं, देश के पक्ष में बोलते हैं, वो चाहे सही हो या गलत हो। लेकिन आप जिस तरह से मुखर होके बोलती हैं, तो आपका फोन टैप हो रहा है या आप भी निगरानी में है क्या? बिल्कुल डेफिनेटली फोन भी टैप हो रहा होगा और निगरानी में भी होंगी। मेरे बैंक अकाउंट जो हैं वो भी फ्रीज किए गए हैं, उसके साथ मेरी जो ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स हैं उनको भी सील किया गया है गवर्नमेंट की तरफ से। मतलब मैं पाकिस्तान से बाहर ट्रैवल नहीं कर सकती। और मेरे बैंक अकाउंट्स जो हैं, बल्कि मेरे ही नहीं, मेरे पूरी फैमिली के, चाहे वो मेरे लॉज हों, चाहे वो मेरे भाई हों या मेरे और कोई रिलेटिव्स हों, हर तरफ इन्होंने अकाउंट्स जो हैं, बैंक अकाउंट जो है वो इन्होंने फ्रीज कर दिए। और हम उसमें कोई किसी किस्म की ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते। और एफआईए ने ऐसा किया है, एफआईए ने केस भी बनाए हैं। उसके साथ ही साथ जो है कई बार मुझे तो फ़ोन भी आए हैं एफआईए से, और कहा गया है कि जी आप हमारे ऑफिस हैं, कभी लाहौर बुलाते हैं, कभी इस्लामाबाद में कहा जाता है। इस तरह की थ्रेट्स आती रहती हैं, और इसीलिए मेरे घर के बाहर आप अगर कोई आए तो आपको दो जो है वो सीसीटीवी कैमरास मिलेंगे,
और उसकी रीज़न ये नहीं है कि कोई मेरी गाड़ी चोरी हो जाएगी या कोई चोर आ जाएगा, वो इसलिए क्योंकि अगर कोई घर में दाखिल होता है, अगर कोई घर में ज़बरदस्ती दाखिल होता है, चाहे वो एजेंसी के ही लोग हों, तो एक रिकॉर्ड रखा जा सके। क्योंकि इससे पहले मेरे घर के साथ जो बिल्डिंग है वहाँ पर हमारे सीनियर जर्नलिस्ट असद तूर जो है वो रहा करते थे, और असद के घर में लोग गए हैं, उन्हें मारा पीटा है और उसके बाद चले गए हैं, तो वो सीसीटीवी फुटेजेस में वो आ गए। तो बल्कि असद ने ही मुझे एडवाइस किया गया है, और तो तुम भी कैमरा लगा लो, एटलीस्ट वो ये तो नहीं बोलेंगे कि तुम बाथरूम में गिर गई थी तो तुम्हारी हड्डियां टूट गई हैं। तो माय वो गॉड। यहाँ पर इस तरह से भी हम लोग रहते हैं, और लोगों को लगता है कि शायद हम बहुत खुल के बोलते हैं तो हमें कोई खतरा नहीं है। हमें हर तरह के खतरे रहते हैं, और कब तक नजर आ रहे हैं हम पता नहीं, लेकिन यहाँ पे चीजें जो हैं वो बहुत ज्यादा कंफर्टेबल नहीं है। लेकिन मैं तमाम ही हमारे जो जर्नलिस्ट बात करते हैं, आई डेफिनेटली से कि मेरे हमारे कंट्री के जो जर्नलिस्ट हैं बहुत बहादुर हैं। यकीनन बाकी कंट्रीज के भी होते होंगे, लेकिन हम लोग जिस तरह के इन्वायरमेंट में काम करते हैं, हम जिस तरह से बात करते हैं, तो मुझे लगता है शायद ही किसी जगह पर इस तरह के जर्नलिस्ट आपको मिलेंगे। वरना अक्सर ऐसा होता है कि वो कहीं ना कहीं किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ, नहीं तो फिर मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट के साथ मिल जाते हैं और फिर वो अपनी बात को पलट देते हैं। लेकिन हमारे यहाँ बहुत से आपको जर्नलिस्ट ऐसे मिलेंगे जो ऑपरेशन सिंदूर के बाद भी जिन्होंने अपनी बात वैसे ही रखी जैसे पहले रखते थे, जरा भी अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो चेंज नहीं किया। मैं दाद देती हूँ हिम्मत की आपकी आरजू, क्योंकि ये जितनी बातें आपने बताई इतना तो किसी को भी तोड़ने के लिए काफी होता है, और खास करके अगर वो एक फीमेल जर्नलिस्ट है। और आप कह रही हैं कि आपके इन लॉज के बैंक अकाउंट भी सीज कर दिए गए हैं, और इस तरह से कई मर्तबा आपको बुलाया गया है एक जगह दूसरी जगह, तो मुझे लगता है खास करके एक फीमेल जर्नलिस्ट को तोड़ देने के लिए या उसे शांत करा देने के लिए, उसका मुंह बंद कर देने के लिए इतनी वजहें तो काफी होती होंगी। मैं वाकई मैं सैल्यूट करती हूँ और आपके हौसले की मैं दाद देती हूँ। ये आप मुझे एक बात बताएंगे आरजू, ये कितने साल से आपके बैंक अकाउंट फ्रीज हैं? ये बैंक अकाउंट इन्होंने इसी साल फ्रीज किए हैं। इस साल के स्टार्ट में इन्होंने जो है फ्रीज किए। मैंने ट्विटर पे लिखा भी था, वहां पे बहुत सारे हमारे जो मीडिया के लोग हैं, इवन हमारे कुछ पॉलिटिशियंस भी जो कि इस गवर्नमेंट के साथ नहीं है, उन्होंने भी वहां पे कमेंट किया, और सबने कहा कि ये गलत कर रहे हैं और इन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। उसके बाद फिर हुआ ऑपरेशन सिंदूर, और यूट्यूब चैनल्स बंद किए गए आपकी साइड से। तो आपको शायद पता हो या ना, लेकिन उसके कुछ अरसे के बाद पाकिस्तान में 27 चैनल्स ऐसे थे पाकिस्तान के, जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने खुद भी बैन कर दिए। उसमें भी मेरा चैनल शामिल था। तो मुझे कई लोग जो है वो इंडियन जर्नलिस्ट जो दोस्त भी हैं, उन्होंने ट्विटर पे लिखा भी कि आरजू तो दोनों जगह बैन हो गई है। तो उसके बाद जो है वो हमने ये किया, हम लोग जो जितने जर्नलिस्ट थे हमने आखिर अलग अलग ही, लेकिन हम लोगों ने कोर्ट में जाकर और पिटीशन दायर की, इसलिए कि हमें ना बुलाया गया, ना हमें बताया गया, ना हमसे कुछ पूछा गया, और सीधे सीधे केस बनाकर कोर्ट के जरिए हमारे जो चैनल्स हैं उसके ऊपर बैन लगाने के लिए और उसको बंद कर देने के लिए यूट्यूब को लिख दिया गया। तो यूट्यूब वालों ने जो है हम लोगों को ईमेल किया, और उसके बाद हमें पता लगा कि ये ऐसा कर रहे हैं। फिर हमने भाग दौड़ की, हमने अपने लॉयर्स खड़े किए, और उसके बाद हायर कोर्ट में जाके अपील की कि जी ये ऐसा कैसे कर सकते हैं कि हमें ना बुलाएं, ना पूछें, ना बताएं कि हमने किया क्या है, और इस तरह से चैनल बैन किए जाएं पाकिस्तान में। तो उसके बाद एक एक करके हायर कोर्ट ने जो है वो जो पहले जो केस बना था उसको डिसमिस किया। तो हम तो यहाँ पर ये तक भुगतते हैं। हमारे यहाँ तो जो जर्नलिस्ट हैं वो बाहर भी अगर जो बहुत ज्यादा बात करते हैं, जो मेरा तो आपको पता, मैं तो मौलवियों को भी बोल देती हूँ, मैं तो एस्टेब्लिशमेंट को भी बोल देती हूँ, तो हम लोगों को थोड़ा सा बाहर निकलते भी एहतियात करनी पड़ती है कि ऐसा ना हो कि बाहर किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम आए या कोई हिट करे या कुछ। तो यहाँ इस इन्वायरमेंट में हम लोग काम कर रहे हैं, और उसके बाद ये कहते हैं कि जी कुछ नहीं है जी, यहाँ तो सब ठीक है। अगर सब ठीक होता तो क्या जर्नलिस्ट इस तरह से परेशान हो रहे होते? आप सोचिए, किसी के आपने एकदम आपने उनकी जो है ना वो हर तरफ से उनके पैसे रोक दिए हैं, ना आप किसी रिलेटिव से ले सकते हैं, ना आपके खुद के हैं, ना कुछ है, इन्होंने ये हाल करके रखा हुआ है। और बैंक के साथ साथ वो जो आई थिंक इंडिया में भी होता होगा कि फोन के जरिए भी आपको कुछ पेमेंट आ सकती है। तो यहाँ पर भी जो फोन सर्विसेज होती है, जैसे जैज एक मोबाइल सर्विस है, तो उससे तो मेरा तो वो भी बंद है और आज तक बंद है, और किसी तरीके से नहीं खोल रहे, और कह रहे हैं कि जी आप एफआईए में जाएं। और एफआईए जाने का मतलब ये है कि वो आपको बिठा भी सकते हैं, वो आपको अरेस्ट भी कर सकते हैं, फिर आप भाग दौड़ करते रहिए।
जब इमरान खान को इतने टाइम से रखा हुआ है तो हम लोग क्या चीज है। ठीक बात। और मुझे लगता है आपकी ये बात हिंदुस्तान में लोगों को सुननी चाहिए, भारतवासियों को ये पता चलना चाहिए कि जो फ्रीडम ऑफ स्पीच की हम बात करते हैं उसकी कितनी आज़ादी हमें मिली हुई है। हम मीडिया के फ्रीडम की जो बात करते हैं उसमें भारत फिर पड़ोसी मुल्कों से कितना आगे है। आपकी इन बात से ज़रूर जो भारतीय हैं उन्हें समझ में आएगा कि पाकिस्तान की क्या हालत है, और फिर वो ये समझ पाएंगे कि कैसे भारत में उनका ट्विटर पे उन्हें कुछ भी बोलना, वो चाहे जिस भी हिसाब से बात कह रहे हैं, सरकार की आलोचना कर रहे हैं, उन सबकी कितनी छूट मिली हुई है। आपने जो तस्वीर दिखाई उसके बाद हमें ये समझ आएगा कि भारत की जो तस्वीर है वो तो बहुत सुखद है। अच्छा, मुझे एक चीज आप और आरजू बताइए, क्योंकि आपने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये बैंक अकाउंट सीज किया जाना या आपको और ज्यादा निगरानी में रखा जाना शुरू हुआ, तो ऑपरेशन सिंदूर की ऐसी कौन सी सच्चाई आपने पाकिस्तानियों को बताई थी? ऐसा कौन सा आईना आपने अपनी सरकार को दिखाया था? मैं मान के चल रही हूँ कि शायद आपने भारत के फेवर में कुछ कहा होगा, ऐसा था आरजू? देखिए, बैंक अकाउंट्स वगैरह तो ऑपरेशन सिंदूर से पहले के ब्लॉक कर दिए थे इन्होंने, उससे पहले ही ठीक ब्लॉक है। हो गया था। और बाकी तो इनको प्रॉब्लम रहती है ना, क्योंकि हम जब पाकिस्तान की बात करते हैं तो हम कोई भारत को फेवर नहीं कर रहे होते, लेकिन हम ये बात जरूर करते हैं कि हमारे यहाँ क्या कुछ गलत हो रहा है और हमारे क्या कुछ ठीक होना चाहिए। चाहे वो एजुकेशन सिस्टम है, चाहे वो हमारी इकोनॉमी है, चाहे हमारे यहाँ जो टेररिज्म सपोर्ट की जाती है, जो जनरल परवेज मुशर्रफ ने भी कहा कि जी हमने जिहादी तैयार किए, हमने बनाए अफगानिस्तान के लिए, हमने बनाए फ़लस्तीन के लिए या कश्मीर के लिए। तो जब हम ये बात करते हैं कि ऐसा अब रोक देना चाहिए, इन लोगों को सज़ा होनी चाहिए, चाहे वो हाफिज सईद हो या मसूद अजहर हो। अब हाफिज सईद को कहते हैं जी 31 ईयर्स की जेल कर दी है, तो वो तो हाउस अरेस्ट है। तो इमरान खान जो कि प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, जिनके ऊपर टेररिज्म का कोई इल्ज़ाम नहीं है, वो तो जेल में है, और हाफिज सईद जो है वो अपने घर में आराम से रह रहे हैं। तो जब हम इस तरह की बात करते हैं कि ये चीज़ गलत कर रहे हैं, और इस वक्त पाकिस्तान की जो हालत है वो नेपाल से भी ज़्यादा ख़राब है, और अगर पब्लिक निकले तो मेरा ख्याल है कि बहुत कुछ चेंज हो सकता है, लेकिन ये नहीं निकलने देंगे, और ना ही पब्लिक अभी पाकिस्तान की ऐसी है कि वो शायद हिम्मत ना करे। अगर आप ये बातें बताएंगे तो डेफिनेटली इनको अच्छा नहीं लगेगा, और फिर इसी वजह से जितने जर्नलिस्ट इस तरह से बात करते हैं वो तमाम के तमाम ही जो हैं वो एक तरह से समझें कि टारगेट पे या निशाने पे रहते हैं, और कईयों को तो खैर उठा के भी ले जाते हैं, और मारा पीटा भी जाता है, बहुत कुछ किया जाता है। एक अहमद नूरानी एक जर्नलिस्ट हैं जो कि अमेरिका रहते हैं, तो वो यहाँ नहीं है, तो उनके दो भाई जो हैं उनको उठा के ले जाएंगे, और काफ़ी दिन तक वो नहीं मिले। मुझे जो अभी तक उठा के नहीं ले गए, शायद इस वजह से कि मैं फीमेल हूं, तो मैं उसका एक एडवांटेज मुझे सिर्फ ये रहा है कि अभी तक मुझे जो है वो पकड़ धकड़ के नहीं ले गए। बाकी ये जरूर है कि हर तरह से डराया धमकाया जाता है, रोका जाता है। मेन स्ट्रीम मीडिया जिस पे मैं खुद 6-7 साल काम करती रही हूँ, अब उस मेन स्ट्रीम मीडिया पे पिछले 4 साल से मैं बिल्कुल ब्लॉक हूँ। मेरा आना बिल्कुल लिखा हुआ है कि ये नहीं शो में आनी चाहिए। तो मैं आपको कभी पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया पे पिछले 4 साल से या 5 साल से पहले जरूर दिखी होंगी, लेकिन उसके बाद नहीं नजर आई जब से मैं यूट्यूब पर आई हूँ। उसके बाद से जो है कहा हुआ है कि किसी कोई छोटे से छोटा चैनल भी अगर होगा ना तो वो मुझे नहीं बुलाएगा, क्योंकि वहां से कहा गया है कि जाहिर है कि हमारे मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट की तरफ से कि ये ना है। लेकिन आरजू, मैं आपको बताऊं कि भारत में जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उसमें आप हमेशा ही आती रहती हैं, और जिस तरह से आप पाकिस्तान के जो भी हालात हैं वो भारत में और हमारी मीडिया के सामने आकर के रखती हैं। मैंने पहले भी कहा था कि वो जो आपकी दिलेरी है उसे मैं सलाम करती हूँ, क्योंकि हाफिज सईद का मामला आपने खुद आरजू अभी छेड़ा, तो मैं आपसे ये समझना चाहती हूँ, ये जो एक बड़ा इलाका आपका बाढ़ की चपेट में इस वक्त है, और खबरें ऐसी आ रही है कि हाफिज सईद का एनजीओ वहां पर मदद कर रहा है जो बाढ़ पीड़ित हैं, और उस इलाके में जाकर के राहत सामग्री पहुंचा रहा है। अब इसमें मैं ये समझना चाहती हूं कि एक डेजिग्नेटेड आतंकी को उसकी मदद लेना, क्या सरकार इतनी नाकाम है कि आतंकवादी के एनजीओ की मदद ली जा रही है बाढ़ पीड़ितों की रक्षा के लिए, सेवा के लिए, मदद के लिए? देखें, हाफिज सईद जो है वो डेजिग्नेटेड टेररिस्ट है, ऐसा आप लोग कहते हैं, ऐसा यूएन में लिखा हुआ है, लेकिन ऐसा पाकिस्तानी तो नहीं मानते। अगर आप मेरी जगह किसी भी और पाकिस्तानी को बुलाएं, वो जो कि चाहे पीएमएलएन जो इस वक्त की पॉलिटिकल पार्टी है उनके मेंबर हों या किसी और पार्टी से हों, तो वो तो आपको यही बताएंगे कि हाफिज सईद तो हीरो है पाकिस्तान में जी, वो तो बड़ा नेक काम करते हैं, वो तो रिलीजन की बड़ी मदद कर रहे हैं, या रिलीजन के लिए काम कर रहे हैं, या वो तो कश्मीर की आज़ादी के लिए काम कर रहे हैं। उनको तो
कोई बोलेगा ही नहीं कि ये टेररिस्ट हैं या इनको कोई सजा होनी चाहिए। और अगर आप उनसे ये पूछें, जो कि मैंने खुद सुना इंडियन टीवी पर, जो पीएमएलएन की एक गई थी, उन्होंने कहा कि जब एंकर ने कहा कि अच्छा अगर हाफिज सईद इतना हीरो है तो आप लोगों ने अरेस्ट क्यों कर रखा है, तो उन्होंने कहा कि वो इसलिए कि आप लोगों से बचाने के लिए, क्योंकि आप लोग अटैक कर सकते हैं, तो हमने उनकी जान बचाने के लिए उनको अरेस्ट कर रखा है। तो यहाँ तो इस तरह की बातें चलती हैं, आपको शायद अंदाजा नहीं है, लेकिन यहाँ पे इसी तरह के लोगों को सपोर्ट भी किया जाता है। अगर आप सलमान तासीर साहब को देखें, जो हमारे गवर्नर थे पंजाब के, और उनको जिस आदमी ने मारा था मुमताज कादरी, ब्लास्फेमी का इल्जाम लगाकर, तो जब मुमताज कादरी को सजा हुई तो उसको सपोर्ट करने के लिए जो हमारे लॉयर्स बाहर आए थे वो इतनी बड़ी तादाद में थे कि मैं हैरान हो गई कि यहाँ पर पढ़े लिखे लोगों का ये हाल है, उनके दिमाग का, कि इस तरह के लोग को सपोर्ट कर रहे हैं। मुमताज कादरी के लिए जो है, उसके जनाजे में इतने लोग निकले थे बाहर कि आप हैरान हो जाएंगे, आपको लगेगा पता नहीं कौन सा नेशनल हीरो मर गया है। तो जब माइंडसेट ही ऐसा होगा तो फिर हाफिज सईद की एनजीओ या हाफिज सईद की ऑर्गेनाइजेशन अगर कहीं काम करेगी पाकिस्तान में, तो कम से कम मुझे तो हैरत नहीं होती। लेकिन मेरा सवाल तो ये था कि क्या सरकार इतनी नाकाम है, सरकार के पास क्या इतनी सुविधाओं की कमी है कि किसी दूसरे की मदद लेनी पड़ रही है, आतंकी की मदद लेनी पड़ रही है? ये क्या सरकार की नाकामी आप देखती हैं इसमें? देखिए, सरकार तो इतने ज्यादा बड़े स्केल पे मेरे ख्याल है कर नहीं पा रही है, और इसमें नाकामी तो पता नहीं, लेकिन ये जरूर है कि कई एनजीओ बाहर निकलती हैं और काम करती हैं, और उसमें हाफिज सईद की भी एक शामिल हो गई होगी, जो सब मिलकर ही कर रहे होंगे, इसलिए कि इस वक्त जो डैमेजेस हुए हैं वो बहुत ज्यादा हैं। वो सरकार अगर चाहे भी तो अकेले नहीं कर सकती। अब तो सारी दुनिया से जो है, डिफरेंट कंट्रीज से इनको फंड्स भी आने शुरू हो गए हैं, जो कि हमेशा ही आते हैं, और मेरा ख्याल है उसी के लिए बहुत ज्यादा शोर भी किया जाता है। तो सरकार तो यही चाहती है कि चाहे हाफिज हम्म। सईद हो चाहे कोई भी हो, उनकी ऑर्गेनाइजेशन आए और इनके साथ काम करें, और इस वक्त भी यही हो रहा है। अच्छा, ये जो भारत और चाइना की नजदीकी बढ़ी है, ट्रम्प साहब ने जब टैरिफ लगाने की बात कही, उसके बाद चाइना जिस तरह से खुल के भारत के साथ आ गया, तो उसके ऊपर पाकिस्तानियों का क्या रिएक्शन है? वहां पर लोग क्या समझ रहे हैं? क्योंकि अब तो ये हिंदी चीनी भाई भाई फिर से हो रहा है। नहीं, उसके लिए इतने परेशान नहीं है, बिकॉज जो चाइना है उसकी इतनी ज्यादा इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी पाकिस्तान में हो चुकी है कि अगर वो चाहे भी तो हमें छोड़ के नहीं जा सकता, ऐसा ऐसा मानना है। तो मेरा ख्याल है उसमें इतनी इशू नहीं है। और वैसे भी अमेरिका के साथ तो आपके टर्म्स पहले भी थे, एक बार फिर खराब हुए, फिर दोबारा से सही हो गए। लेकिन चाइना के साथ ये जरूर है कि हो सकता है कि पाकिस्तान को कुछ इन्वेस्टमेंट वगैरह जो आनी है सीपीसी फेज 2 के लिए, वो शायद स्लो हो जाए। उससे ज्यादा कुछ घबराहट नहीं है, इसलिए कि चाइना के पास भी कोई दूसरा रास्ता नहीं है। चाइना कभी भी भारत के साथ बहुत अपने टर्म्स चाहे अच्छे कर ले, लेकिन एक कहीं ना कहीं पे एक डाउट तो रहेगा एक दूसरे के ऊपर। ऐसे में पाकिस्तान ही जो है, पाकिस्तान का ख्याल है कि पाकिस्तान ही है जिस जो कि चाइना के काम आ सकता है। तो इसलिए आपके साथ अगर, यानी भारत के साथ अगर चाइना के टर्म्स ठीक हो भी रहे, तो पाकिस्तान में उसको लेकर कोई कुछ खास परेशानी नहीं है। चाइना और भारत की नजदीकी पर भले पाकिस्तान जो है वो परेशान नहीं है, लेकिन ट्रंप के ऊपर कितना भरोसा आप लोगों को है, मैं ये भी जानना चाहती हूँ। मतलब पाकिस्तान को चाइना पर तो पूरा भरोसा है, क्या अमेरिका पर भी पूरा भरोसा है? जैसा अभी आपने खुद ही कहा कि ट्रंप साहब ने पहले टैरिफ लगाने की बात कही, अब वापस से नजदीकी बढ़ना शुरू हो गया है, पीएम मोदी के ट्वीट को वो रीट्वीट कर रहे हैं। तो ऐसे ट्रंप साहब जो अभी कुछ कहते हैं, फिर कुछ कहते हैं, फिर कुछ कह देते हैं, तो उनके ऊपर भरोसा है पाकिस्तान को फिर? देखिए, यहाँ पे सबके एक दूसरे के साथ बेनिफिट्स जो है ना वो जुड़े हुए हैं, किसी को किसी पे ट्रस्ट नहीं है। ये ट्रम्प ही थे ना जिन्होंने कुछ टाइम पहले कहा था कि पाकिस्तान $33 बिलियन खा के बैठ गए और हमारा कुछ काम नहीं किया। तो अब उसके बाद अचानक से ट्रम्प जो है वो तारीफ करना शुरू हो गए, फील्ड मार्शल को बुला लिया लंच पे, और इंडियन इकोनॉमी को डेड इकोनॉमी बोलने लगे। तो मेरा नहीं ख्याल कि ट्रम्प जो है वो दूसरे दिन क्या बात कर देंगे इसको लेकर। पाकिस्तान जो है वो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट है, या पाकिस्तान को कोई भरोसा है या ट्रस्ट है ट्रम्प के ऊपर। हम सिर्फ मेरा ख्याल है कि काम चला रहे हैं कि आज क्या मूड है ट्रम्प का, उस हिसाब से काम करते हैं। और उससे पहले अमेरिका के साथ तो हमने अफगानिस्तान के टाइम पर भी आप जानती हैं कि किस तरीके से काम किया था, तो उसी चीज़ को इस वक्त भी कैच करने की शायद कोशिश की जा रही है, चाहे ईरान को लेकर हो, या अब तो खैर कतर भी बीच में आ गया है। तो अब देखते हैं कि ये किस तरीके से आगे बढ़ते हैं, लेकिन ट्रस्ट तो किसी किसी के ऊपर नहीं किया जा रहा। जीडी बख्शी साहब का मैंने अभी पॉडकास्ट किया था आरजू, तो मुझे लगता है मुझे आपको बताना चाहिए। जीडी बख्शी साहब ने उसमें कहा कि ये पाकिस्तान जाकर के अमेरिका को तेल बेच आया,
उनका ये कहना था कि इतना तो तेल का भंडार है ही नहीं पाकिस्तान के पास। रिपोर्ट्स भी कुछ इसी ओर इशारा कर रही हैं कि इतना तो तेल का भंडार भी नहीं है जितना जाकर के अमेरिका को बेच आया पाकिस्तान। ये जीडी बख्शी साहब का भी कहना था कि ये तो मूर्ख बना रहा है पाकिस्तान। देखिए अभी तक तो ऐसे ही मैंने अपने शो में भी कहा था कि ऐसा लग रहा है जैसे आप कोई प्लॉट लेने जाएं और एक ही प्लॉट जो है वो दो लोगों को बेच दिया जाए। जो जो बिल्डर हो वो एक ही चीज जो है दो को दे दे। तो इसी तरह की कुछ चल रहा है कि चाइना को भी हमने यही चूना लगा के रखा है कि जी हम वहां से आपको मिनरल्स मिल जाएंगे और ऑयल मिल जाएगा, और सेम वही चीज जो है वो अमेरिका के साथ भी हो रही है। अब ये सोचना तो उनका काम है, क्योंकि उन्होंने यहाँ पे जो बताया जा रहा है वो ये कि अमेरिका खुद ही वो ऑयल को डिस्कवर करेगा, खुद ही ढूंढेगा कि कहाँ है, और उसके बाद उसमें से कुछ हमें भी मिल जाएगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे सीपीसी जो है वो चाइना खुद ही बनाएगा, और उसके बाद जो कुछ होगा तो उसमें से कुछ बेनिफिट हमें भी मिल जाएगा। तो इसलिए हमें टेंशन नहीं है। अगर कुछ भी पैसा लगा कर अगर ऑयल ढूंढना है तो वो अमेरिका ने ढूंढना है, हमारे लोगों ने थोड़ी ढूंढना है। तो इसलिए हमारे यहाँ कुछ नहीं हो रहा। हम सिर्फ इस वक्त कह लीजिए कि दोनों चाइना और अमेरिका के बीच में फंसे हुए हैं और दोनों को किसी तरीके से मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं। ये अकलमंदी कहाँ की आप देखती हैं कि चाइना को भी अपनी जमीन दे दो, अमेरिका को भी बुला लो, वो भी दोहन कर पाए। ये कितनी अकलमंदी है किसी सरकार के लिए? नहीं, ये कोई अक्लमंदी नहीं है, ये बहुत गलती है। और उसका मेन रीजन यही है कि जब आप इकोनॉमी पे काम नहीं करेंगे और आप इसी तरीके से चलेंगे ना, आपकी ट्रेड होगी, और जहाँ ट्रेड हो सकती है वहां आप झगड़े करेंगे, और आप तरह तरह की जो चीजें जिससे कि दूसरी कंट्री कह भी रही है कई कई बार कि जी आप कंट्रोल कीजिए, आप वो कंट्रोल नहीं करेंगे, तो फिर यही सिचुएशन बनेगी। और सबसे बड़ी बात ये कि जो लोग ये पॉलिसीज बना रहे हैं, जो लोग ये गलत पॉलिसीज बना रहे हैं कि कभी बलूचिस्तान की जमीन दे रहे हैं, कभी गवादर की दे रहे हैं, उसके बाद आप देख लीजिए बलूचिस्तान में क्या हाल है इस वक्त। बलूचिस्तान के लोग 50 डेज से ऊपर हो गए हैं इस्लामाबाद के मेन रोड पे F6 सेक्टर में बैठे हैं, और वो मिसिंग पर्सनस का इशू लेकर और इस तमाम चीजें चल रही हैं। वो कह रहे हैं हमारी जमीन आप क्यों दे रहे हैं। लेकिन ये जो पॉलिसीज बना रहे हैं या पॉलिसीज को चलाते हैं, इन लोगों ने जो है वो पाकिस्तान में नहीं रहना, इनकी फैमिलीज भी पाकिस्तान में नहीं है। तो इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि कुछ साल ये इसी तरीके से चलाते रहें, डॉलर पकड़ें और उसके बाद बाहर निकल जाएं। फिर जो बाद में आएगा वो देखेगा, बाद में जो आएगा वो भी यही करेगा कि अपना टाइम पूरा करेगा और निकल जाएगा। लेकिन आम पब्लिक जिसकी जमीन है, जिनका वो मिनरल्स जिनके जिन्हें बिलोंग करते हैं, जिनके पास ये तमाम चीजें, जिनकी सबसे बुरी हालत उन्हीं की है। यानी अगर मैं बलूचिस्तान की बात करूं तो बलूचिस्तान के लोगों में जितनी गुर्बत है, जितनी प्रॉब्लम्स है, वो शायद ही कहीं हो। डॉक्टर मारंग बलोच को इन्होंने एक अरसे से पकड़ के और जेल में डाल रखा है और किसी तरीके से छोड़ने को तैयार नहीं है। और अगर कोई बात की जाए तो फौरन ही उनका उनका ताल्लुक जो है वो BLA से या किसी और टेरर ऑर्गेनाइजेशन के साथ जोड़ देते हैं। तो वो इसीलिए क्योंकि ये नहीं चाहते कि वो लोग अपनी आवाज उठाएं, या वो ये कहें कि जी ये जो आप यहाँ से मिनरल्स और बाकी चीजें जो आप कर रहे हैं उसका वहां पे जो आम सिटीजन है जिसकी वो जमीन है उसको कोई फायदा नहीं है। तो इन तमाम चीजों से बचने के लिए सब हो रहा है, और इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो चाइना ले जाए या अमेरिका ले जाए या क्या हो रहा है, इसलिए कि इन्हें खुद भी यहाँ नहीं रहना है, खुद भी अमेरिका कनाडा कहीं चले जाएंगे।